गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके से पहले आप ये देखिए, ठीक है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, यानी पंख रहने से ही कुछ नहीं होता, हौसला भी चाहिए। तो आप अपने अंदर अपना हौसला भरिए और इस हौसले के साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी और आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए कमर कस के तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है बोल रहा है। तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। अब इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं पॉइंट्स। ठीक है, इसकी संख्या, उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? 6 उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस को ही अक्रिय गैस तथा निष्क्रिय गैस कहते हैं। उस उत्कृष्ट गैस को ही अक्रिय तथा निष्क्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। यानी हीलियम को छोड़ देना है, उसके बाद जितने भी 5 अक्रिय गैस बच रहे हैं, ठीक है, सारे 5 अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हीलियम को छोड़कर। ठीक है, अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है। पूछेगा अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है? तो परमाणुकता 1 होती है। और संयोजकता कितनी होती है? तो संयोजकता 0 होती है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। संयोजकता बोलेगा तो 0 और परमाणुकता बोलेगा तो 1। ठीक है, अगला पॉइंट, अक्रिय गैसों में सबसे अधिक आर्गन 0.93% वातावरण में उपलब्ध है। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा क्या है? आर्गन है, 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन है? नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। सिक्किम है नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ। अब सिक्किम है तो सिक्किम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग 4, 5, 7 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। इससे क्या होगा, रिलेट करके पढ़ने से आप लोग को एक क्वेश्चन के अंदर का भी क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसको रेगुलर देखिए आप लोग। देखिए, अब मुख्यमंत्री सिक्किम के कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में। ठीक है, गंगा प्रसाद यहां के राज्यपाल है, गवर्नर। यहां की राजधानी गैंगटॉक है। ठीक है, और इस राज्य को यानी सिक्किम राज्य को 7 सिस्टर का भाई कहा जाता है। यानी 7 बहन का एक इकलौता भाई कौन है? सिक्किम राज्य है। अब इनकी 7 बहन का भी नाम जानना होगा। यानी 7 सिस्टर किसको बोलते हैं? कौन कौन से राज्य को? तो ध्यान रखिएगा, 7 सिस्टर में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ठीक है, यानी पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य जो भी पूर्वी क्षेत्र में दिख रहे हैं, ये सभी राज्य, 7 राज्य, ये क्या कहलाते हैं? 7 सिस्टर। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि इनमें से कौन से 7 सिस्टर से संबंधित नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देता है। तो 7 सिस्टर भी आपका क्लियर हो गया, मुख्यमंत्री भी क्लियर हुआ, राज्यपाल भी क्लियर हुआ, राजधानी भी क्लियर हुआ, और 7 सिस्टर का एकमात्र भाई कौन है? सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रबोर्न स्टेडियम कहां स्थित है? ब्रबोर्न स्टेडियम, ये स्टेडियम है मुंबई में। कहां है? मुंबई में। ठीक है, क्रिकेट के लिए स्टेडियम है ब्रबोर्न स्टेडियम, ये मुंबई में है। और भी बहुत सारे स्टेडियम हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना होगा, जिसको देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, ये सब स्टेडियम आपको आता भी होगा, बहुत सारे स्टेडियम इसमें से, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो देखिएगा, ईडन गार्डन, ठीक है, सब लोग जानते हैं, ये फेमस स्टेडियम है कोलकाता में। कहां है? कोलकाता।
अरुण जेटली स्टेडियम ये कहाँ है? दिल्ली। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये अरुण जेटली स्टेडियम जो है ये किस स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है। बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में। ठीक है। मोटेरा स्टेडियम जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम यहां लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में अब इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नहीं है, इसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका अब नाम हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका पहले मोटेरा स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ये अहमदाबाद में है और विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा संख्या कैपेसिटी के हिसाब से ये स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम ये कहां है? मुंबई में है। ईडन पार्क, ध्यान रखिएगा, एक ईडन गार्डन और एक ईडन पार्क, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ईडन गार्डन बोल देगा तो कोलकाता में, गार्डन बोला तो कोलकाता में। ठीक है। और पार्क बोल दिया तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। कहां पे? न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में है ईडन पार्क। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बोलेगा तो नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बोलेगा तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा। ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में। मोइन उल हक स्टेडियम बिहार का एकमात्र स्टेडियम जो पटना में है, मोइन उल हक स्टेडियम। और M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहां है? चेन्नई में, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम। ठीक है। तो इतना सारा स्टेडियम आपको ध्यान में रखना होगा। एक स्टेडियम से क्वेश्चन था, इतना सारा रिलेट किया गया है, इसको आप नोट कीजिएगा और नोट करके याद कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? सब्जेक्ट पूछ रहा है कि भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला था। पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में। अब किसको मिला था, कैसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। आगे उनके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं और नोबेल पुरस्कार से संबंधित और व्यक्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई पूछ देगा अगर क्वेश्चन में, तो 1901 में। कब हुई? 1901 में। ठीक है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठाकुर लिखिए चाहे टैगोर। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सीवी रमन को, ठीक है, 1930 में भौतिक के क्षेत्र में मिला है। ये इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार जीतने वालों का नाम है। ठीक है। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, ये भी क्वेश्चन बनता है। मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में। ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, 1983 में भौतिकी में। ठीक है। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र में। ठीक है। B.S. नायपाल को 2001 में साहित्य में। किसमें? साहित्य में। वेंकटरमन रामकृष्ण 2009 में रसायन शास्त्र में। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति में। ठीक है। ये सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को मिला हुआ नोबेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दूध, फूल, पेट्रोलियम और फल। क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फल। अच्छा, ये क्रांति से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये तो सुनहरी क्रांति हम लोग फल बोल दिए, और भी बहुत सारा क्रांति होता है, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। तो सभी क्रांति को जानिए। देखिए, नीली क्रांति, ठीक है, नीली नीली मछली, ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति, ठीक है, खाद्यान्न से, खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति बोलेगा तो तिलहन क्या होता है? पीला पीला।
तिलहन, उत्पादन, रजत क्रांति, रजत, अंडा, अंडा कैसा दिखता है, रजत की जैसा दिखता है अंडा। गोल क्रांति, गोल गोल क्या होता है, आलू होता है, तो आलू उत्पादन से। श्वेत क्रांति, श्वेत दूध, श्वेत क्रांति दूध, वर्गीज कुरियन, ठीक है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। लाल क्रांति मांस से संबंधित है, ठीक है। लाल मीट होता है ना, मीट क्या होता है, लाल कटता है, तो देखे होंगे। गुलाबी क्रांति, ठीक है, तो झींगा, ये मछली है एक तरह का झींगा मछली, उस झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। तो इतने तरह के क्रांति से हम लोग को बराबर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको हम लोग इजी में ले लेते हैं कि ये सब तो एकदम आसान है, हम लोग को तो आता है, हम लोग को पढ़ने का क्या जरूरत है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ही क्या करता है, गड़बड़ करता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, लगातार और अच्छे से प्रैक्टिस जो करेगा जॉब उसी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन, ठीक है। जेम्स चैडविक किसके खोज किए थे, न्यूट्रॉन के खोज किए थे। रदरफोर्ड प्रोटॉन के खोज किए थे और नाभिक के खोज किए थे। एंडरसन भी खोज किए थे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में फिर पढ़ते हैं। देखिए प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। ऑप्शन में रहेगा तो रदरफोर्ड मारना, रदरफोर्ड नहीं रहेगा तो गोल्डस्टीन मारना है, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, अभी जस्ट उधर था क्वेश्चन में ऑप्शन में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किए थे, एंडरसन, ये भी ऑप्शन में था, ध्यान रखिएगा। हर एक ऑप्शन को हम लोग टच करेंगे, उससे आपको रिलेट करेंगे और उससे आपको फायदा मिलेगा। नाभिक का खोज, नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन नाभिक का खोज बोलेगा तो रदरफोर्ड। कौन, रदरफोर्ड, ठीक है। परमाणु सिद्धांत, ठीक, परमाणु सिद्धांत का खोज कौन किया है, जॉन डाल्टन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिखों के 10वें एवं आखिरी गुरु कौन थे, तो सबसे अंतिम गुरु कौन थे, 10वें थे सिख के, ठीक है ना। जैसे तीर्थंकर में सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे, महावीर हुए थे। उसी तरह सिख धर्म में आखिरी यानी 10वें गुरु को ही आखिरी गुरु बोला गया, तो वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहाऊं। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। सिख धर्म की स्थापना, ठीक है, गुरु नानक, पहले गुरु, स्थापना मतलब पहले गुरु, गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, गुरु अंगद देव, ठीक है, गुरु अंगद देव, ये गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे, ठीक है। अमृतसर की स्थापना किसने किया था, तो गुरु रामदास, ठीक है। ये सारे सिख गुरु है लाइन से, ठीक है। अमृतसर की स्थापना बोलेगा तो गुरु रामदास। और आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा अर्जुन देव। किसने किया था, अर्जुन देव। आदि ग्रंथ और स्वर्ण मंदिर दोनों का आंसर क्या है, अर्जुन देव। कौन है, अर्जुन देव, ठीक है ना। अच्छा, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद। और खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह। ये अंतिम गुरु जो थे वो क्या किए थे, खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ये पूरा का पूरा सिख धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रट जाना है, इसको आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। देखिए मात्रक से भी क्वेश्चन है। अब हम लोग मान लीजिए प्रतिरोध का मात्रक तो जान गए यहां से पढ़ के, किसी और चीज का मात्रक दे दिया तो गड़बड़ाएंगे, तो पूरा का पूरा मात्रक जो है ना उसको कंप्लीट कर लेना है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। अब प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, कभी पूछ देगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। नेक्स्ट जाते हैं, देखिए यहां पे कार्य और उष्मा का क्या है, जूल मात्रक। कार्य और उष्मा का मात्रक बोलेगा तो जूल। विद्युत धारा का मात्रक बोलेगा तो एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक बोलेगा तो एम्पियर। दाब का मात्रक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पास्कल, ठीक है, दाब का मात्रक बोलेगा तो पास्कल। प्रदीप्ति का मात्रक लक्स मीटर, प्रदीप्ति का मात्रक लक्स मीटर, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है।
प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक बोलेगा तो रेडियन, आवेग का मात्रक बोलेगा तो न्यूटन सेकेंड, पर नहीं है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। पर रहने पे ऐसे लकीर रहता ऐसे, ठीक है, तो पर नहीं है ये, ठीक है। ये आवेग का क्या है, न्यूटन सेकेंड है। आवेश का कूलम्ब, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन चूंकि दूरी होता है, ठीक है, तो क्या होगा उसका मीटर, दूरी का मीटर होता है तो विस्थापन का भी मीटर होगा। ज्योति तीव्रता का क्या, कैंडेला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, मात्रक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है, ठीक। तो विश्व का बोल रहा है सबसे विशालतम रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान है सहारा, ठीक है। बाकी सब रेगिस्तान का नाम है, इसके बारे में भी हमको जानना है, ठीक है। जैसे थार कहाँ के है, अटाकामा कहाँ के है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए सहारा उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान है। अब बोल देगा कभी कि एशिया का सबसे विशालतम रेगिस्तान, तो क्या हो जाएगा, गोबी। कौन सा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। कहां पड़ता है पूछेगा गोबी मरुस्थल, तो मंगोलिया में है। कहां है, मंगोलिया में। अटकामा मरुस्थल ये चिली में है, चिली देश में, ठीक है। कौन सा देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अटकामा मरुस्थल है। अरब, ये आसान है याद करना, अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है, अरब प्रायद्वीप में है। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, बोत्सवाना बोलिएगा, ऑप्शन में या तो बोत्सवाना दिया रहेगा या दिया रहेगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी है। और थार जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, ये उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में पड़ता है। अगर स्टेट बोल देगा तो कहाँ, राजस्थान, ध्यान रखिएगा, स्टेट बोल देगा तो राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया, तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में किया गया था, ठीक है। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, लौटने के बाद पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे, बिहार चंपारण, ठीक है। कब किए थे, 1917 में, 1917 में। अब गांधी जी से रिलेटेड और कुछ कुछ चीज जानते हैं, तो देखिए गांधी जी का जन्म सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था। कहां हुआ था, पोरबंदर। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, सबको आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा ही छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, उस समय नहीं आता है, ठीक है। 1893 दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आराम से आप बता सकते हैं अब कि 1893 में, ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है, 1915 में वापस आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। 1920 में, 17 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, चंपारण विद्रोह। असहयोग आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन। ये 1922 में यही असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, कौन से कांड के चलते, चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा कांड के चलते ये 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी स्थगित कर दिए थे, ठीक है। 1924 में एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी की, ये पूछेगा तो यही 1924 वाला अधिवेशन है, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पड़ता है पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। कहां पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है। 1930 दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड इतना है, ठीक है। और मृत्यु जो है सबको पता है 30 जनवरी 1948 में हो गया था, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई बोलेगा तो याद रखिएगा 1872 में। कब हुई थी, 1872
1872 में। अब नियमित जनगणना ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए पढ़ते हैं 1881 में हुआ था, उसको आगे पूरा पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो भारत में पहली बार जनगणना बोल देगा तो क्या हो जाएगा 1872। ठीक है, अब देखिए 1872, ठीक, भारत में पहली बार जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, 1881 में, ठीक है, देश में नियमित जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ठीक, पूछेगा स्वतंत्र भारत, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद फर्स्ट टाइम कब जनगणना हुआ? तो 1951 में। ठीक है ना। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921, जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951, 1951, जनगणना की अवधि 10 वर्ष। ठीक है, जनगणना की अवधि कितनी? 10 वर्ष। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी। जनगणना का शुभांकर क्या? प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडिन। ठीक है, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में किया गया। और विश्व जनसंख्या दिवस कब होती है? 11 जुलाई को। इतना रिलेटेड पॉइंट यहां है जिसको आपको याद करना है। यानी एक क्वेश्चन पे देखने का, यहां पे हम 20 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन कम से कम 150 क्वेश्चन के बराबर होगा। अगर आप ईमानदारी से इस 150 क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं, ठीक है, और डेली डेली पढ़ते हैं, ठीक है, ये सेट 1 है जो कि हम लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट, और आज से जो स्टार्ट हुआ लगातार चलता रहेगा। अगर आप लगातार देखते रहिएगा तो जीके जीएस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। घर पे सेल्फ स्टडी अपना करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां है? राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। परमाणु संयंत्र इसके अलावा भी और होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र है। देखिए, तारापुर, तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में है, और ये कहीं कहीं 1972 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1969 लिखा रहता है। एक बार देख लीजिएगा, लेकिन 1969 है और ये 1973 है। ठीक है, ये 1973 है। ठीक है, रावत भाटा राजस्थान में। ठीक है, और तारापुर कहां? महाराष्ट्र में। यानी सबसे पहला परमाणु संयंत्र तारापुर और दूसरा कौन? रावत भाटा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र और है मद्रास कलपकम तमिलनाडु 1983। ठीक है, नरौरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 1991 में स्थापित हुआ था। कैगा कर्नाटक 1999 में। ठीक है, कैगा कर्नाटक 1999 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, चंद्रप्रभा, देखिए नाम तो ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य जो इंपॉर्टेंट होगा, केवल यही नहीं पूछेगा, और भी अभ्यारण्य के बारे में पूछ सकता है, तो उस पर चलते हैं हम लोग। देखिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कहां है? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, असम में। कहां है? असम में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य सब है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये बहुत ज्यादा पूछता है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है ये। ठीक है, दचिग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में दचिग्राम अभ्यारण्य। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। कहां है? मणिपुर। यह है ऐसा राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है। कैसा है? तैरता हुआ, फ्लोटिंग है। ठीक है ना,
किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। एशियाई शेर के लिए है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ठीक, तो भूप्रपटी पर बोला है सर्वाधिक मात्रा में। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये जो स्टार्टिंग में लिखता है ना भूप्रपटी पर, वायुमंडल पर, ठीक है ना, तो भूप्रपटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। अब इसके बारे में भी कुछ पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 71%, 71% ब्रह्मांड में। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व बोलेगा तो नाइट्रोजन 78%, 78%। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% लिखा हुआ है और ऑक्सीजन 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होता है 0.03%, 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की रचना किस काल में की गई थी? तो उपनिषदों की रचना वैदिक काल में की गई थी। किस काल में? वैदिक काल में। जिस समय वेद बना उसी के आगे पीछे क्या बना? वेद के बाद उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब सारा चीज बना था, वेदांग का रचना हुआ था, ठीक है। तो वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल में उपनिषद की रचना हुई, ठीक है। देखिए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? तो टोटल 108 उपनिषद, ठीक। 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद, ठीक है। प्रमुख उपनिषद, बहुत सारा उपनिषद लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है ये छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। उसके बाद मुंडको उपनिषद, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन है? मुंडको उपनिषद। बोलेगा उपनिषद की रचयिता तो वेद व्यास, वेद के रचयिता भी यही है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और उपनिषद के रचयिता भी कौन है? वेद व्यास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और 7.4 का मतलब कि मानव रक्त क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बारे में पीएच स्केल के खोजकर्ता पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? सोरेनसन। कौन? सोरेनसन। पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेनसन। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6, ठीक है। सिरका, सिरिका नहीं होगा, सिरका, तो सिरका का पीएच मान 2.5 से 3.8। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8। समुद्री जल का पीएच मान क्या? 8.4। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5, लार का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4, मूत्र का पीएच मान। और नींबू का रस 2.2 से 2.4। शुद्ध जल का पीएच मान सबको पता है, उदासीन होता है 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम किस नाम से जाना जाता था? डैश नाम से जाना जाता था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन कंपनी। किस नाम से? जॉन कंपनी, ठीक है। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था, ये तो लिखा हुआ, पढ़ भी लिए हम लोग। स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, फर्स्ट, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी ये भी पूछता है, तो गुजरात जो है वहां सूरत में स्थापित हुई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। क्या है?
सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। तो मुंडको उपनिषद जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक उपनिषद है, मुंडको उपनिषद, वहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल और पढ़ते हैं। देखिए, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, एक साथ है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या पढ़ चुके हम लोग, कितना, 108। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। कहां से, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। 1882 में रचना हुई थी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है, राष्ट्रीय गीत। और जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके किसने प्रदान किया था, यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, एडवर्ड जेनर। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। ठीक है, अब किस किस चीज का आविष्कार किस किसने किया था, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका किया था, रॉबर्ट हुक ने किसका किया था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, चेचक वेरियोला वायरस से होता है। किस वायरस से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियोला वायरस से क्या होता है, चेचक। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। किसके, रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया। किसकी खोज किया, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने प्रदान किया। बोलेगा डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक। अब अंतिम क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन हम लोग के पास है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित किया गया है, तो ये हीराकुंड बांध महानदी पर स्थापित किया गया है। किस नदी पर, महानदी पर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। ये हीराकुंड बांध पढ़े तो उत्सुकता जगता है कि हीराकुंड बांध तो हम लोग जान गए कि महानदी पर है, और कौन कौन सा बांध किस किस नदी पर है, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थापित किया गया है, ये तो पढ़ चुके। हीराकुंड प्रोजेक्ट कहां है, उड़ीसा में। ठीक, हीराकुंड प्रोजेक्ट उड़ीसा में। यह सबसे लंबी नदी घाटी प्रोजेक्ट है। बोलेगा भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध, और सबसे बड़ी बांध बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, पहले होता था भाखड़ा नंगल होता था, अब कौन सा है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, देखते हैं। विश्व का प्रथम नदी घाटी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट टेनेसी नदी घाटी प्रोजेक्ट 1993 में बनाया गया यूएसए में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, विश्व का प्रथम नदी घाटी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट टेनेसी नदी घाटी प्रोजेक्ट 1993 में बनाया गया था यूएसए में। ठीक है, यूएसए में। ठीक है, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट है। 1948 में पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था नदी घाटी 1948 में, जो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है, जो कि दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी निगम बोलते हैं। ठीक है ना, डीवीसी इसी पे स्थापित है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग को ध्यान रखना है कि ये मेरा मेहनत किया हुआ क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और याद करते जाइएगा धीरे धीरे। तो अगर मान लीजिए कि 20% भी याद हुआ, ठीक ना, 20% तो नहीं, फिर भी मान लीजिए कि इसमें से 20% भी स्टार्टिंग में याद हुआ, तो इसी तरह का फिर से रिपीट होगा। हो सकता है आज हम लोग के पास हीराकुंड बांध के बारे में आया, कल किसी और बांध का क्वेश्चन रहा तो भी इसी टाइप का पॉइंट बना हुआ आपको मिलेगा, और पॉइंट जो है बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और रिपीट होगा तो आपको यही फायदा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, याद होते जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए
अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए। एनटीपीसी का कंपटीशन या आने वाला कोई भी कंपटीशन बहुत टफ नहीं है। इसलिए बहुत टफ नहीं है क्योंकि कोरोना के काल में बहुत लोग पढ़ाई छोड़ दिया है, बहुत कम लोग पढ़ रहा है, ऑनलाइन का सेंस नहीं है किसी को पढ़ने का। इसलिए हम एकदम इजी वे में लाए हैं अपना क्वेश्चन को, और एकदम इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाल रहे हैं ताकि आसान क्वेश्चन आप लोग सीख जाएंगे तो धीरे धीरे टफ करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है कि क्वेश्चन इतना आसान डाल दिया, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है, किसी भी तरह का एग्जाम में 80% क्वेश्चन इजी ही होता है। ठीक है, किसी भी तरह का एग्जाम आप उठा लीजिएगा 80% क्वेश्चन क्या होता है, इजी होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।